हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्टूडेंट सीपीपी केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल की एग्जांपल नंबर 9.4। और उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, क्योंकि अगर अभी आपको ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन समझ में नहीं आया तो आगे आने वाली एग्जांपल्स जो मैं करवाऊंगा वो आपके समझ में नहीं आएंगे, कंफ्यूजन रहेगी कि ये क्या है, क्योंकि वहां पर ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप बात करें कि ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है क्या, अगर आप इसके नाम पे ही गौर कर लें तो आपको खुद पता चल जाएगा। ये एक्सटेंड का मतलब है एक्सटेंड, किसी चीज को एक्सटेंड करना। तो ये हमें बता रहा है कि जो रिएक्शन है वो कितना प्रोसीड हुआ, मतलब रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ, ये इस बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये हमें बताता है कि कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई, ये बताने का काम करता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि आपको एक बात पता है, मैं आपको एक बात बहुत आसान तरीके से क्लियर कर दूं। आप अगर ये सोचते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है, सही है। अब अगर इस इक्वेशन के बारे में क्या सोचते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि अगर, क्योंकि ये बैलेंस होनी चाहिए सबसे पहले, तो ये इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस है। अब सुनिएगा बात को, ये कह रहा है ये इक्वेशन कि अगर आप 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं तो इन दोनों के रिएक्शन होने के बाद आपको मिलेंगे 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात किसने बताई हमारे को? ये बात हमें बताई इस इक्वेशन ने। हमने क्या किया, हमने बोला भाई ये बात तो इक्वेशन ने हमें बता दी, चले आए अब इसको रियल में परफॉर्म करके देखते हैं क्या असल में भी यही हो रहा है। चले आए देखिए। अब हमने क्या किया, इसके मुताबिक हमने 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का रिएक्टर में डाला, जहां रिएक्शन होगा हमने इसको रिएक्टर में डाला और इसका रिएक्शन हुआ। और हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये कह रहा था कि 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्शन करके 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। और असल में हम क्या देख रहे हैं कि असल में तो 2 मोल नहीं बन रहा, असल में तो 2 मोल से कम बन रहा है। इससे आपने क्या नतीजा निकाला, आपने ये नतीजा निकाला कि कभी भी रियल लाइफ में जो हम थ्योरेटिकली देखते हैं वो असल में नहीं होता, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं असल की दुनिया में। असल की दुनिया में क्या होगा वो देखना है हमारे को। तो अब यहां पे हमें बात पता चली कि हमेशा इससे कम ही बनेगा। अब कितना कम बनेगा, कितना रिएक्शन प्रोसीड होगा, कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हुई प्रोडक्ट में, ये बताने का काम कौन करेगा? ये बताने का काम ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन करेगा। समझ में आ रही है बात? अब एक बात और बता दूं मैं आपको एक बात बता दूं, आपको एक बात पता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा। इस केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या कहा जाता है कि अगर हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो जब हम जैसे ही कोई रिएक्टेंट को रिएक्शन करवाते हैं तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और जब तक चलता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए। और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर हम कहते हैं उस वक्त अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो गई, और इस कंडीशन में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है। इक्विलिब्रियम पर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो जाती है। तो एक बात हमारे समझ में आ गई कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमें बताएगा कि कितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये बताने का काम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन करेगा और इसकी जरूरत हमें होती है। अब यहां पे मैंने लिख दिया टेल दैट हाउ मच रिएक्शन ऑकर्स, कितना रिएक्शन होगा, 70% होगा, 50% होगा, 80% होगा, क्योंकि रिएक्शन के कंप्लीट होने की परसेंटेज होगी। चाहे रिएक्शन 90% कंप्लीट हो सकता है, रिएक्शन 80% कंप्लीट हो सकता है, 100% नहीं हो सकता। 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कभी भी नहीं होते, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी रह जाते हैं अनरिएक्टेड। ये बात आपने पढ़ी होगी। अब
इसके यूनिट की बात करें, इसको हम यूनिट देते हैं मोल्स रिएक्टिंग। अब हम एक्साइलिन जो निकालेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, उसका जो यूनिट लिखेंगे हम लिखेंगे मोल्स रिएक्टिंग, इतने मोल्स रिएक्ट किए। तो यहां पर इसके फॉर्मूले की बात करें, इसको डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन से, और इसको कैलकुलेट करने का आसान सा फॉर्मूला है Ni माइनस का NiO डिवाइडेड बाय, ये जो आपके सामने बना हुआ ये आपने पढ़ा होगा, ये कहलाता है न्यू, NU न्यू। तो न्यू आई ये असल में क्या बता रहा है, ये असल में बता रहा है न्यू स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में। अब यहां पर ये असल में क्या है, Ni मैंने लिख दिया वेयर, जहां पर यहां मैंने NF लिख दिया गलती से, ये असल में क्या है Ni, ये क्या है हमारे पास, दिस इज व्हाट Ni एंड दिस इज व्हाट NiO। चले भाई, तो यहां पर ये Ni क्या है, ये Ni असल में जब रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया, और हमने देखा कि उस वक्त हमारे पास जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, उस वक्त हमने देखा उस स्पीशी के जो भी चीज बनानी थी, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए था, वो स्पीशी है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो कुछ भी हो, तो वो जो स्पीशी बनी उसके मोल आपने देखे कितने थे। तो ये Ni क्या है, ये असल में जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो उस स्पीशी के कितने मोल से उसे कहा जाता है Ni। तो यहां पे लिखा हुआ है मोल्स ऑफ स्पीशीज I का मतलब है वो कोई भी स्पीशी हो सकती है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जो आपको चाहिए हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हो सकता है, नाइट्रोजन जो भी है, प्रेजेंट इन द सिस्टम, सिस्टम में होगा ना रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन ऑकर्स, रिएक्शन होने के बाद उस सिस्टम में कितनी वो स्पीशी के मोल से, उसे हम कहते हैं Ni, जिसे आप कह सकते हैं फाइनल मोल्स ऑफ दैट स्पीशीज। और NiO क्या है, NiO क्या है, इनिशियल आप कह सकते हैं, शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाला था उस वक्त उसी स्पीशी के कितने मोल प्रेजेंट थे। तो यहां पर क्या है, मोल्स ऑफ स्पीशीज I प्रेजेंट इन द सिस्टम व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट, जब रिएक्शन शुरू होने वाला था, जब शुरू हुआ उस वक्त उसी स्पीशी के कितने मोल प्रेजेंट थे, उसे हम कहते हैं NiO। और म्यू आई क्या है, ये उसी स्पीशी का केमिकल इक्वेशन में स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये न्यू आई क्या होगा, उसी स्पीशी का केमिकल इक्वेशन में स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मैंने बताया था ना ये स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। यहां 1 क्या है स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑक्सीजन का, ये 2 क्या है स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड का। और एप्सिलॉन तो मैं बता चुका हूं, दिस इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जिसका यूनिट है मोल्स रिएक्टिंग। अब यहां तक की बात समझने के बाद आपको मैंने कुछ 2 बातें लिख के दी है नोट करने के लिए। पहली बात याद रखिएगा, अगर वो स्पीशी जिसका आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, देखिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के लिए एक ही होता है, एप्सिलॉन। अब इस रिएक्शन के लिए आप सपोज करें आप एप्सिलॉन निकाल रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की रिस्पेक्ट से, आप निकाल रहे हैं एप्सिलॉन ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट से, आप निकाल रहे हैं एप्सिलॉन कार्बन डाइऑक्साइड की रिस्पेक्ट से, वो आपकी मर्जी है। अब जरा सुनिएगा, अगर आप एप्सिलॉन में मतलब यहां जो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड है ये असल में रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट साइड पर है, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड पर है। तो याद रखिएगा यहां पर जो ये न्यू है ये असल में स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और अगर रिएक्टेंट में वो स्पीशी होगी तो उसका रिएक्टेंट वालों की स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और प्रोडक्ट वाली स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन के वक्त। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है हमारे पास। तो जिस वजह से मैंने लिख दिया यहां पर साइन ऑफ स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी कंसीडर पॉजिटिव। तो याद रखिएगा प्रोडक्ट के स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को हम पॉजिटिव मानते हैं, और साइन ऑफ स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्शन विल बी कंसीडर्ड नेगेटिव, जबकि रिएक्टेंट वालों के हम स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को नेगेटिव लिखते हैं। तो ये वो सारी बातें थी जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आपको इससे बहुत ज्यादा सामना करना होगा।
इंशाल्लाह एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन तो समझ में आ गया कि ये बताता है कि कितना कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। समझे? अब आए जरा देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से है क्या। आए जरा देखें, यहां पर मैंने इसी बुक की, जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूं आपके सामने है, आपको नजर तो नहीं आ रही होगी फिलहाल, मैं भी छोड़ दूं उसको, जो भी बुक है शुरू में आपको दिखा दूंगा मैं। अब उसी बुक के अंदर आपको ये एग्जाम्पल नजर आ रही होगी, उस एग्जाम्पल में ये रिएक्शन गिवन है और ये बताया जा रहा है अगर हम लोग 20 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर फेड टू द रिएक्टर विद 10 मोल्स ऑफ O2। अब वो कह रहा है कि अगर हम लोग 20 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ इन दोनों का रिएक्टर में रिएक्शन करवाते हैं, और हमने देखा क्या, उन्होंने देखा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना, ये कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो बना 15 मोल्स। आपको क्या लगता है, क्या 100% रिएक्शन कंप्लीट हुआ क्या नहीं? आप मुझे बता सकते हैं इस बारे में, क्योंकि हमने तो पढ़ा कि एप्सिलॉन जो होता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो होता है, वो हमें बताता है कि कितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ, है ना, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। ऐसा ही है ना। आप मुझे सिर्फ देख के बताएं क्या आपके हिसाब से क्या जितने हमने रिएक्टेंट लिए थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ? आप बोलेंगे सर नहीं। कैसे पता चला? इक्वेशन देख लें। इक्वेशन क्या कह रही है? इक्वेशन कह रही है कि यहां पर अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल लेते हैं तो उसके आधे, उसके हाफ तो आपको यहां लेने होंगे। 2 का आधा क्या होता है? 1, है ना। तो यहां पर अगर आप देखें तो उन्होंने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड 20 मोल्स लिए और 20 का हाफ कितना होता है? 10, और 10 मोल लिए ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिएक्शन करना चाहिए था कंप्लीट, और उसके बाद इसको बनाना चाहिए था 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितना आपने कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल लिए थे उतने ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड के भी बनने चाहिए थे। कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल कितने लिए थे? 20, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने बनने चाहिए थे? 20। कितने बने? 15। इसका मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जरा निकाल के देखते हैं इसका क्या आएगा। जरा देखें, आपको मैंने फॉर्मूला बता चुका हूं। फॉर्मूला एप्सिलॉन हमारे पास क्या होता है? इज इक्वल टू Ni माइनस का NiO डिवाइडेड बाय न्यू आई। अब जरा सुनिएगा, यहां पर मैं एप्सिलॉन किसकी रिस्पेक्ट से निकाल रहा हूं? मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की रिस्पेक्ट से निकाल रहा हूं। तो मैं एप्सिलॉन यहां निकाल रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड की रिस्पेक्ट से। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के इनिशियल और फाइनल मोल्स। अब मुझे एक बात बताएं, पहले आता है फाइनल मोल, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फाइनल मोल्स कितने बता रहा है? 15। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस, अब मुझे बताएं क्या इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड था क्या? आपका जवाब होगा सर नहीं। तो हमारे पास सिस्टम में इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, तो इसका मतलब इनिशियली जो था कार्बन डाइऑक्साइड वो 0 मोल्स थे, एंड डिवाइडेड बाय, अब कार्बन डाइऑक्साइड का स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां प्रोडक्ट साइड पर है, तो प्रोडक्ट साइड के स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो यहां पर 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 7.5। यूनिट क्या है? यूनिट है मोल्स रिएक्टिंग। यूनिट क्या है? मोल्स रिएक्टिंग। इसका मतलब हमारे पास 7.5 मोल्स बन रहे हैं। ये हमारे को बता रहा है कौन? एप्सिलॉन। इतना हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, इतना मतलब आप देखें तो 2.5 मोल बनना चाहिए था 10, है ना। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 20 मोल के हिसाब से देखा जाए तो बनना क्या? इसको हम क्या बोलेंगे? 7.45 मोल्स रिएक्टिंग पर 10 मोल्स ऑफ कार्बन। तो यहां पर जो हमारे पास बनेगा वो इसका हाफ, मतलब ये क्या आप कह सकते हैं कि हमारे पास बनना चाहिए था 10, सही है, लेकिन बना कितना? 7.5। इसका मतलब 2.5 कहीं और रह गया। इतना परसेंट आपको रिएक्ट करके बनाया गया है। ये हमारे को बताया किसने? ये हमें बताया एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ने। हमने देख तो पहले भी लिया था, ये सिचुएशन बहुत आसान थी, इसको आप देख के ही समझ गए थे, लेकिन हर बार सिचुएशन इतनी आसान नहीं होगी, समझे।
तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आए जरा बुक की एग्जांपल हमारे पास गिवन है, दैट इज एग्जांपल नंबर 9.4। इसमें बताया क्या जा रहा है, इसमें देखिए मैंने एआरपी वाले को हटा दिया, वो साइड में कर दिया, बेकार है वो, छोड़ दें, उसको काम करनी है। हम मेन चीज की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा हमने सीखा है ना वो लगाएंगे। इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, इसके लिए हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को निकालना है। हमने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। अब जरा गौर फरमाएं आगे, उन्होंने कहा गिवन द फॉलोइंग एनालिसिस ऑफ फीड एंड प्रोडक्ट, और जब उन्होंने रिएक्शन किया था तो उन्होंने एनालिसिस क्या की वो हमें बता रहे हैं कि उन्होंने फीड कितनी चीजों को सिस्टम में इंटर किया। तो यहां पे बता रहे हैं कि नाइट्रोजन 100 ग्राम, हाइड्रोजन 50 ग्राम, अमोनिया 5 ग्राम। और प्रोडक्ट में अगर देखें तो सिर्फ प्रोडक्ट में अमोनिया बन रहा है, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में सिर्फ अमोनिया बन रहा है, और वो कितना बन रहा है 90 ग्राम। क्या आपको लगता है अभी भी कि प्रोडक्ट में सिर्फ हमें अमोनिया ही मिलेगा? आप अगर ये सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आप अगर भाई मेरी बात को सुने तो मैंने आपको हमेशा ये कहा कि 100% रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट साइड पर भी कुछ ना कुछ अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और अनरिएक्टेड हाइड्रोजन रह जाएगी। इसका मतलब सिस्टम में फाइनली भी हमारे पास नाइट्रोजन होगी और हाइड्रोजन होगा। तो अब यही बात उसने यहां पर आगे बोल रहा है, ऑल्सो डिटरमाइन द ग्राम में भी बताओ और ग्राम मोल में भी बताओ। किसको बताना है? नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को कैलकुलेट करके। तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप चाहते हैं ना कि आप मोल निकाल सके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की। सवाल ये पैदा होता सर कैसे? तो जरा गौर फरमाइएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। अब जरा गौर फरमाइएगा इधर, अगर मैं इसको, ये हमारे पास फाइनल मोल है, ये हमारे पास इनिशियल मोल है, और ये हमारे पास उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। हमें किसके फाइनल मोल निकालने? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए। मतलब हम इसी इक्वेशन को फाइनल मोल के लिए अरेंज करके देखते हैं। अगर हम इसी इक्वेशन को फाइनल मोल के लिए अरेंज करें तो यहां ये डिवाइड में वहां जाके क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई, और ये माइनस का होता जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का। इसका मतलब अगर हमारे को Ni उसी स्पीशीज के फाइनल मोल को कैलकुलेट करना है तो हमें एप्सिलॉन का पता होना चाहिए, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का। दूसरा न्यू आई आपको पता है, आप देख लेंगे, इसको इक्वेशन से मिल जाएगा। उसके बाद NiO इनिशियल मोल ऑफ दैट स्पीशीज, और आपको पता है फीड में आपने उस क्वांटिटी के कितने मोल दिए। तो इसका मतलब से आपको तीनों चीजें पता है, तो फिर आप उस क्वांटिटी के फाइनल मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी उसने पहले कह दिया डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अब एक बात तो कंफर्म हो गई। कौन सी बात? बात ये कंफर्म हो गई कि हमें तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या है पता है? उसका तरीका ये है कि आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन उसके रिस्पेक्ट से निकालें जिसके आपको इनिशियल मोल भी पता हो, जिसके आपको फाइनल मोल भी पता हो, और जिसका आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी पता हो। तो आपका जवाब आएगा फौरन। क्या जवाब आएगा? आप कहेंगे सर आप देखें, अगर यहां पर अमोनिया इनिशियली 5 ग्राम है, फाइनली 90 ग्राम है, और हमें उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी पता है, इसका मतलब अमोनिया की मदद से हम लोग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि हमने अपने दिमाग में सॉल्यूशन करने से पहले एक पिक्चर तैयार कर ली कि हमें करना क्या है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे 2 मिनट में। अब हमें बात समझ में आ गई कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है, तो हम यहां निकालेंगे NH3 की रिस्पेक्ट से। अब देखें एक और प्रॉब्लम, रुक जाए, एक और प्रॉब्लम क्या है यहां देखें, क्योंकि ये जो हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है ये मोल में बात करता है। देख ले, मोल, इसका मतलब हमें जो दिया हुआ है वो तो ग्राम में। इसका मतलब अमोनिया की जो पहले मास है ना, ये मास दोनों इनिशियल और फाइनल, इनके क्या करते हैं, पहले मोल कैलकुलेट करना जरूरी है।
तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन तो निकाल लेंगे, लेकिन पहले मोल तो पता हो, तो पहले हम मोल निकाल लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास n क्या आ गया, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके निकालेंगे, N2 के, सॉरी NH3 के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3, तो ये आ जाएगा Ni, किसका निकाल रहे हैं Ni, NH। गौर फरमा लें, यहां पर हमारे पास इनिशियली अमोनिया कितना है, दैट इज 5 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5 ग्राम। अब हम इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, आप यहां देखें ग्राम को काटना है। चले मैं यहां लिख देता हूं 5 ग्राम NH3। तो यहां पर ग्राम NH3 को काटना है, तो यहां पर ग्राम NH3 आ जाएगा। आपको पता है 1 ग्राम मोल NH3 के अंदर कितना ग्राम NH3 होता है, उसका मोलर मास। और मोलर मास कितना होता है इसका, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 3, तो ये हो जाएगा 17। इसका मतलब 1 ग्राम मोल NH3 लेंगे, उसमें 17 ग्राम NH3 होगा। और इस तरीके से हमने इसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से हम इसके फाइनल मोल में निकाल लेंगे, तो NNH3 क्या लिखा हुआ था, फाइनल को हम क्या कहते हैं, NI वो स्पीशी होती है जो हमें, जिसका हमें निकालना है मोल। तो N लिख दिया, और उसके I क्या है हमारे पास, NH3। तो ये असल में क्या है, फाइनल मोल्स ऑफ NH3। और यहां पे फाइनली कितना था, 90 ग्राम। तो ये आ जाएगा 90 ग्राम NH3। अब इसको हमें मोल में कन्वर्ट करना है, बहुत इजी है, हमें पता है नीचे क्या आएगा, ग्राम NH3। और हम जानते हैं कि अगर हम 1 ग्राम मोल NH3 लेते हैं, तो उसके अंदर 17 ग्राम NH3 होता है। इसे मैं कैलकुलेट कर लूंगा। क्लियर, यहां तक की बात क्लियर हुई। फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला क्या है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का हमारे पास फॉर्मूला है Ni माइनस का NiO डिवाइडेड बाय न्यू लिमिटिंग। अब जरा देखें, इसको मैं अपनी कंडीशन के लिए लिख देता हूं। हमारी कंडीशन के लिए क्या होगा, चलिए मैं अपनी कंडीशन के लिए लिख देता हूं उसको। तो यहां पे क्या हो जाएगा, NNH3 माइनस का NiO डिवाइडेड बाय न्यू NH3। क्लियर यहां तक की बात। तो जरा गौर फरमाइए, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। देखिए यहां पर, रुक गया एक सेकंड के लिए, न्यू NH3 इक्वेशन देखें जरा। इक्वेशन ये रही, NH3 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2। पॉजिटिव लूंगा, क्यों लूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट वालों का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव 2 आ जाएगा ये। और फाइनल मोल्स ऑफ NH3 में कैलकुलेट कर रहा हूं, इनिशियल मोल्स ऑफ NH3 यहां से लिख दूंगा, और उनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख देता हूं डायरेक्ट। तो यहां भाई मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है, हमारे पास NiO निकल के आया 0.294 मोल्स, NNH3 मतलब फाइनल मोल्स ऑफ NH3 निकल के आया 5.294। फॉर्मूले के तहत हमने इसको निकाल लिया और कैलकुलेट किया, तो हमारे पास 2.5 मोल्स रिएक्टिंग आ गया। इसका मतलब अब हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आ चुका है, और हमें उसने कहा कि डिटरमाइन करो ग्राम एंड ग्राम मोल ऑफ N2 एंड H2। इसका मतलब अब वक्त आ चुका है, क्योंकि अब हमें पता है हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसकी मदद से हमें ग्राम मोल मिलेगा, और उस ग्राम मोल को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों चीजें हमारे पास हाथ के हाथ आ जाएगी। तो आए जरा उस तरफ करवा देता हूं आपको। N2 और H2 के हमें क्या निकालने, मोल्स और ग्राम। तो जरा आए जरा गौर फरमा लें, N2 का निकालते हैं सबसे पहले। अब N2 के लिए हमें पता है सबसे पहले वही वाला फॉर्मूला आपके सामने जो मैंने लिखवाया था। अगर हमारे को फाइनल मोल्स चाहिए हो, फाइनल मोल्स का मतलब क्या होता है, N, और यहाँ पे N2 के लिए निकालने तो हम निकालेंगे NN2। अगर हमें निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा किसके, एप्सिलॉन न्यू N2, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद प्लस का NiO। ऐसा ही है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, पता है क्या, अब अगर आप गौर फरमाएं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल मतलब मोल्स ऑफ N2 तो निकाल लेंगे, उसके लिए हमें एप्सिलॉन चाहिए था, वो तो हमारे पास है। न्यू N2 वो हम केमिकल रिएक्शन से देख लेंगे। क्या हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल मोल्स ऑफ N2 है, तो आपका जवाब होगा सर मोल तो गिवन नहीं है सवाल में, ग्राम में है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको तो हमें मोल में लिखना है। तो जरा मैं इसको हाथ के हाथ यहीं पे मोल में कन्वर्ट कर लूंगा, तो टेंशन नहीं लेगा।
सही है। तो अब याद रखा गौर फरमा लें, ये हमारे पास एप्सिलॉन जो हमने कैलकुलेट किया था वो कितना था, दैट इज 2.5। तो ये आ गया हमारे पास 2.5। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय न्यू N2। केमिकल इक्वेशन में अगर आप देखेंगे, मुझे तो दिख रही है केमिकल इक्वेशन, उसमें N2 का क्योंकि रिएक्टेंट साइड पर है उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, लेकिन रिएक्टेंट साइड पर होने की वजह से उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लेंगे नेगेटिव। उसके बाद प्लस NiO वो कैलकुलेट करना है। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स मुझे दिख रहे कितने हैं, 100। मतलब हमने 100 ग्राम N2 को इनिशियली लिया था। अब जरा इसको मैं निकाल लेता हूं। आपको पता है ग्राम N2 को काटना है, तो यहां पर हमें पता है 1 ग्राम मोल N2 में कितने ग्राम N2 होते हैं, तो आपका जवाब आएगा सर 28। इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिएगा। N2 का मोलर मास होता है 28। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम मोल N2 में 28 ग्राम N2 होता है। ग्राम N2 से ग्राम N2 कट जाएगा और ये मोल में आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा NN2 मतलब फाइनल मोल्स ऑफ N2। फाइनल मोल्स ऑफ N2 मिल जाएंगे। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है फिलहाल, इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा। अब उन्होंने एक और चीज भी तो मांगी थी हमसे। आप बोलेंगे सर क्या? उन्होंने हमें बोला था ग्राम मोल तो निकालना ही निकालना है, लेकिन ग्राम भी निकालना है। इसका मतलब अब जो इसकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को, क्योंकि वो मोल में होगी, और उसे मोल से मास में ले जाना है। लेकिन अभी मैं फिलहाल नहीं कर रहा क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है। अभी रुक जाए इसको। अब हम पहले निकाल लेते हैं फाइनल मोल्स ऑफ H2। इसको मैं करवा देता हूं आपको अभी। तो हम फाइनल मोल्स ऑफ H2 निकालते हैं। फाइनल मोल्स ऑफ H2 के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पे NH2 हो जाएगा। फाइनल मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन न्यू H2 प्लस का NiO। अब जरा गौर फरमा लीजिएगा, एप्सिलॉन 2.5 ही है, म्यू H2 अगर आप देखेंगे तो H2 के मोल्स लिखे हुए 3, रिएक्टेंट साइड पे है तो हम लिखेंगे -3। उसके बाद प्लस इनिशियली हमारे पास H2 कितना है दिया हुआ 50 ग्राम, तो हम क्या करेंगे इसको ग्राम से मोल में कन्वर्ट करना होगा। तो 50 ग्राम H2, तो हम यहां इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहां लिखेंगे कि ग्राम H2। अब यहां पे हम लिखेंगे 1 ग्राम मोल H2 अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर कितना ग्राम होता है आपको पता है? आप बोलेंगे सर 2 ग्राम H2 होता है। तो बस इसका मोलर मास हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल मोल्स ऑफ H2 निकल के आ जाएंगे। दोनों को हमें मास में भी करना है, तो पहले मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, उसके बाद इसको मास में कन्वर्ट करता हूं। तो भाई देखें यहां पे मैंने कैलकुलेट कर लिया है। इसका मोल आए 1.071 मोल्स नाइट्रोजन के, और हाइड्रोजन के मोल्स निकल के आए 17.5। इसका मतलब रिएक्शन होने के बाद भी हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स भी रह गए थे और नाइट्रोजन के मोल्स भी रह गए थे, जिसे हम कहते हैं अनरिएक्टेड, जो रिएक्ट नहीं हुए। तो हाइड्रोजन के इतने मोल्स रिएक्ट नहीं हुए और नाइट्रोजन के इतने मोल्स रिएक्ट नहीं हुए। समझ में आई बात? अब जरा गौर फरमाइएगा यहां पर। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि मोल्स के बाद उसने हमसे बोला था ग्राम में भी कैलकुलेट करना, तो इसी ग्राम मोल को, मोल लिखा है या ग्राम मोल लिखे बात एक ही है, तो इसी ग्राम मोल N2 को अब हमें कन्वर्ट करना होगा मास में। तो यहां पर जरा गौर फरमा लें, यहां ग्राम मोल N2 है तो हम यहां पर ग्राम मोल N2 लिखेंगे ताकि कैंसिल हो जाए। और हमें पता है कि 1 ग्राम मोल N2 में 28 ग्राम N2 होता है। इसी तरीके से अगर आप ग्राम मोल्स ऑफ N2 काटना चाहते हैं तो ग्राम मोल H2, तो 1 ग्राम मोल H2 में 2 ग्राम H2 होता है। तो यहां से अगर आप देखें इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास MN2 निकल के आ जाएगा कितना 30, और यहां से अगर आप MH2 कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास निकल के आ जाएगा 35, और यूनिट क्या लिखेंगे ग्राम, दोनों में यूनिट क्या आएगा ग्राम। यहां जाके स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने इसे कैलकुलेट कर लिया, और यहां जाके स्टूडेंट ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका है, और ये जो एग्जांपल मैंने आपको करवाई ये भी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इजी एग्जांपल है। तो इंशाल्लाह मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।